अच्छा, मैं एक और आपको क्लिप दिखा देता हूं। क्लिप दिखाने से पहले मैं उनका तारुफ करता हूं कि ये कौन है। मेरे भाइयों, पाकिस्तान के एक प्रोफेसर हैं, यूके में रहते हैं, यूके में वो तदरीस करते हैं। उनका वो बड़े जाने पहचाने इंटरनेशनल शख्सियत हैं। उनका नाम है जावेद रहमान। ये प्रोफेसर जावेद रहमान, विकिपीडिया में आप चेक कर सकते हैं। इज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी लीगल स्कॉलर एंड प्रोफेसर ऑफ इस्लामिक लॉ इन इंटरनेशनल लॉ एट ब्रुनल यूनिवर्सिटी में ये इंटरनेशनल लॉ और इस्लामिक लॉ के, और इनका अक़वाम मुत्तहिदा में 2018 रिपोर्टर है ईरान में ह्यूमन राइट्स की। अक़वाम मुत्तहिदा ने इनको एक स्पेशल रिपोर्टर भेजा। रिपोर्टर किसको बोलते हैं? रिपोर्टर यानी रिपोर्ट तहिया करता है। ये ईरान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन है या नहीं है, उस पर रिपोर्ट मुहैया करके अक़वाम मुत्तहिदा को पेश करो। ठीक है ना? अच्छा, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इनके एक स्पीच है, कई स्पीचेस हैं, कई इंटरव्यूज हैं ऑनलाइन। ये मुझे नहीं मालूम उर्दू में होगा या नहीं होगा, लेकिन उसमें है, इंग्लिश में है। तो मैं उनका एक इंटरव्यू, बल्कि एक स्पीच आपकी खिदमत में पेश करता हूं, उसको आप लोग देख लें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उसमें बहुत सारा मवाद आपको मिल जाएगा। मैं उनका खुलासा पेश करता हूं, यानी इसमें कटिंग है, क्योंकि उनकी स्पीच जो है 25 मिनट की है या 22 मिनट की, मैं पूरा पेश नहीं कर सकता। इसमें बहुत अहम जो जगह है वो मैं पेश करता हूँ, और बहुत सारे अहम जगह हैं जो मुझसे रहते हैं। 1981 massacre took place following leader Ayatollah Khamenei. अच्छा, एक और मैसेकर जो हुआ 1981 में। मैसेकर तो इन लोगों के बहुत सारे हैं, और इसमें आखिर में ये कहते हैं कि इसका भी जिम्मेदार में खामेनेई भी इसमें शामिल है। 1981 में 81 में हजारों लोग बेगुनाह लोग, यकीन के अपने अल्फाज है इस प्रोफेसर के कि हजारों बेगुनाह अफराद को, आप देख लें अभी वो आ जाएगा, इसके सब साउंड बाइट्स आ जाएंगे। हजारों अफराद को इन लोगों ने फांसी दी, बेगुनाह अफराद को, बेगुनाह अफराद को। उसमें खामेनी भी जिम्मेदार है, खुमैनी भी जिम्मेदार है, इब्राहिम रईसी भी जिम्मेदार है। इसके 10 अल्फाज हैं 81 से। अब सुन ले भाई, अब 81 का जो मैसेकर है वो इतना मशहूर नहीं है जितना 88 का मैसेकर। Resulting in the execution of thousands of political opponents, including communists, socialists, social democrats, liberals, as well as moderate Islamists. Amongst the most important and what I say interconnecting features, I would like to highlight the following. Firstly, based on the most important facts presented by this project, I am in full agreement, and I'm in agreement with the project coordinators and researchers, that the 1981 massacre should be considered as the most extensive atrocity committed by the Iranian government. Secondly, I'm also in agreement that although the 1981 massacre represented the first nationwide mass execution of political dissidents after the revolution, this mass atrocity has received insufficient legal attention, both nationally and internationally. Obviously, the timing of the 1981 massacre was very sensitive, but it was also critical. An important factor in these massacres being relatively unknown to the outside world was that these massacres took place at the beginning of the Iran-Iraq war that started in 1980 and lasted up until 1989, allowing the Iranian government a unique opportunity to get rid of its opponents and also to hide these mass atrocities. The third point that I want to make is that, as in the contemporary situation in Iran, authorities have denied families the right to truth about their loved ones. Over 40 years ago, thousands were massacred and their remains were hidden, and yet the authorities are hiding the facts, and they are trying to hoodwink the world and trying to deceive people into making them believe that nothing of any significance ever took place. कहते हैं ये मैसेकर्स जो हुए हैं, ये कत्ले आम जो ईरान में हुआ 1981 में, 1988 में, और बार बार ये कहते हैं कि वो फुल स्पीच में अभी तक ये जारी है। और ये भी कहते हैं कि ये वो उनके अलावा है जो कोर्ट तक जाते ही नहीं, कोर्ट से पहले ये खात्मा करते हैं लोगों का, यानी गिरफ्तारी नहीं करते, वैसे डिसअपीयर हो जाते हैं।
लापता हो जाते हैं। वो कहते हैं कि फैमिली को, उनके फैमिली वाले अभी तक बेचारे, अभी तक कि हमारे अजीज के कब्र कहां मदफून है, अभी तक उनको नहीं बताया। और भाई तुम जालिमों ने कत्ल किया, तो खबर तक नहीं बताते। और फिर दुनिया वालों को भी को क्या करते हैं, फरेब देते हैं कि कुछ नहीं हुआ जी, यहां पे कुछ नहीं हुआ, सब सही, कि हमने किसी को कत्ल नहीं किया। The fourth point that I have is that we see a prevalent pattern that the authorities use by accusing those who have leaked records relating to preparation, planning and coordination, implementation of mass killings, of disclosing state secrets and threatening national security. And here I see the relevance of what's happening today to what happened over 40 years ago. Today, you know that the two ये स्पीच इनकी 2023 की, 2023 की, journalists who initially informed the world about the killing of Gina Mahsa Amini are being tried for potentially, they are being tried, which could mean death sentence, you see. So that is the same pattern and that is the same behavior which was followed immediately after the Iranian Revolution, and we see that in the 1981 massacres, how they have targeted those who tried to inform the world about these massacres. Fifthly, there is this issue of impunity. There is impunity and absence of accountability. Impunity continues to. अब ये कहते हैं भाई कि इन मैसेकर्स में खुमैनी साहब ने तो फतवे दिए, उनके फतवे पे सब मैसेकर हुए। खामेनी साहब का 81 से लेकर उनका रोल है, इनके फिल्म मौजूद है खामेनी साहब के, 81 में इनकी स्पीचेस मौजूद है यूट्यूब पे, कि ये वही कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फांसी दिया जाए, कत्लेआम किया जाए। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि इब्राहिम रईसी जो अभी ईरान, ये भी कहते हैं ईरान का भी सदर है, इसका भी रोल है इन सब मैसेकर्स में। इनके अपने अल्फाज हैं, अभी देख लेना। Prevail within Iran, both in cases of the current ongoing serious human rights violations as well as the massacres that took place in 1981 and 1988. So the people, and I think in the previous presentation, Shaheen referred to the current supreme leader who has a significant role to play in the 1981 massacres. He still has a role to play in what is going on. Similarly, the current president, Ibrahim Raisi, has a lot to answer for what happened in 1981 and 1988, and today he is still in power. So there is this accountability deficit or absence of accountability in Iran. The absence of accountability is as much prevalent in the Iranian legal and judicial system today as it was in 1981. Those who were involved in the 1988 and 1981 massacres currently hold or have held positions of power and authority in the country. All of these, which I will mention, are complete and blatant violation of international human rights law, as well as Iran's own commitments to international law. And these are as follows. So the first one I want to point out is the establishment of the revolutionary courts. So you would have come across, and I think Shaheen also referred to, and I saw in your project, various references to these revolutionary courts. Now, what are these courts? These courts were originally designed to be ad hoc courts, or those institutions which were of a temporary usage and designed by Imam Khomeini for his own particular ends. While these courts still had a semi-official character in 1981, after the extensive usage and mass executions of political opponents at that time, these courts acquired a permanent judicial body designed as a state instrument to execute Iranians in very large numbers. The revolutionary courts, as I have noted in many of my reports, have continually failed to respect the right to fair trial and due process and rely heavily on confessions obtained through torture or ill treatment. Yeah. So on the revolutionary courts, they have condemned to death thousands of people
over the last 40 years, but their record is no less painful now as it was at that time. If you look at the history of how these courts operate, abuse of power, absence of due process, complete violations of human rights. तो ये क्लिप मुझे अगर मैं तर्जुमा करूं तो ये मुनासिब होगा, लेकिन बहुत सारे आप लोगों को इंग्लिश आता है, समझ आ जाता है, ठीक है ना। तो ये एक गैर जानबदार यूएन का आदमी है और पाकिस्तानी है, वो खामेनी के रोल और हसन और इब्राहिम रईसी के रोल के मुताल्लिक कि इन मैसेकर्स में, इन कत्ल आमों में इनका रोल है, ये कातिल लोग हैं, इनके मतलब बात करते कि कैसे ये लोगों को टॉर्चर करके इतने मारते थे कि बंदा इतराफ करता कि भाई मैंने फलान काम अंजाम दिया। भाई आप किसी खैर में जाना तो आपको वो मार के, तो हर एक आदमी की एक हद होती है, उसके बाद आप ब्रेक डाउन हो जाते हैं, आप इतराफ करते हैं। अल्लाह की कसम मैंने देखा है, मैंने कुछ मेमोइर्स पढ़े हैं